सुनो बच्चों, आज इतिहास का टॉपिक हेडिंग लगाइए फ्रांस की क्रांति। देखिए बच्चों, फ्रांस की क्रांति पहले सुनिएगा ध्यान से। आप सब कुछ हटा दीजिए, आप चुपचाप पहले ध्यान से सुनिए। फ्रांस की क्रांति देखिए, सीखिएगा। सबसे पहली बात, जो एक चर्चित भाषा है कि सर क्रांति का मतलब क्या होता है, ये क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है। जब कोई, मेरे बातों को सुनना ध्यान से, जब कोई युद्ध में एक सामूहिक रूप से महिला पुरुष सबको भाग लेता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। जब कोई युद्ध में एक सामूहिक रूप से महिला पुरुष एवं समूह के समाज के सारा लोग भाग लेता है, वो क्या कहलाएगा, क्रांति कहलाएगा। अच्छा, आंदोलन क्या होता है, तो जब कोई आदमी बिना मार धार किए चुपचाप बस अपना एक रोड जाम कर देना या फिर कहीं पे सरकार के ऑफिस के आगे धरना दे देना, ये सब आंदोलन का काम है। ठीक है, तो क्रांति शब्द का मतलब होता है कि जिसमें पुरुष और क्या हो, महिला, ये सबको एक साथ रहे, उसे क्या कहा जाता है, क्रांति। और ये कहाँ हुआ था, फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि ये फ्रांस जो है वो किस महादेश में आता है। देखिए, नहीं, ये जो है वो कौन सा महादेश के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है ना वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। कौन सा महादेश, यूरोप महादेश। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो बता सकते हैं महादेश कै गो है, 7 गो। चलो ठीक है, 7 के नाम बता दीजिएगा। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक रफली बना रहे हैं, मतलब देखिए ये जो है यहाँ पर, ये पूरा जो है ना इसको कहते हैं एशिया। एशिया ये क्या चीज है, अफ्रीका, एरा कहेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और इसको कहेंगे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये है यहाँ पर यूरोप, पूरे तरीके से ऐसे फैला हुआ है यूरोप। ठीक है, और ये जो है ना नीचे यहाँ पे ये क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है वो अंटार्कटिका। ठीक है, तो महादेश क्या हो गया, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो यहाँ यूरोप महादेश है, उसी में एक देश का नाम क्या है, फ्रांस। देखिए, महादेश किसे कहते हैं, ढेर सारा देश के समूह को क्या कहा जाता है, महादेश कहा जाता है। और उसमें ढेर सारा समूह देश में एक देश कौन सा है, फ्रांस। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फ्रांस किस महादेश में आएगा, यूरोप में। कहाँ आएगा, यूरोप में। अच्छा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, वेरी गुड, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। फ्रांस के राजधानी, देखो उल्टा लिख दिया, राजधानी ये कहाँ हो जाएगा आपका, पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, अब मेरे बात को जरा सुनना और समझना बहुत गौर से। देखिए क्या हुआ था कि फ्रांस में 3 वो मतलब मुख्य रूप से 3 प्रकार के समूह रहता था। ठीक है, एक पादरी, एक कुलीन और दूसरा साधारण। ठीक है, फ्रांस में 3 प्रकार के समाज के लोग रहा करते थे, पादरी, कुलीन, साधारण। पादरी, कुलीन, साधारण। जो सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ग था वो था पादरी, और उसके बाद जो कम मतलब उसके मीडियम जो था वो था क्या, साधारण, नहीं कुलीन, और सबसे नीचे कौन था, साधारण। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर कि बताइए फ्रांस में समाज को कितने भाग में बांटा गया था, 3 भाग। पहला का नाम पादरी, कुलीन, साधारण। पादरी, कुलीन, साधारण। पादरी, कुलीन, साधारण। सबसे उच्च क्लास कौन था, पादरी, उसके बाद मीडियम, कुलीन, और अंतिम में साधारण। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं। देखिए समाज कितना बताएं, 3 गो। पहला का नाम बोलिएगा, पादरी वर्ग, और दूसरा था कुलीन वर्ग, और एक और था जिसका नाम क्या था,
साधारण वर्ग। मेरे बातों को पहले सुनना बच्चा लोग, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है इसे बाबू रे, ये जो था वो उत्तम वर्ग था, मतलब सबसे ऊपरी वर्ग, ठीक है। और ये जो था वो मध्यम था, मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास। और ये जो था वो निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग समझते हैं, मतलब जिसको सबसे नीचा रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो पादरी वर्ग में बिजनेस क्लास के लोग रहते थे, जो वहां के राजा को पैसा कौड़ी में मदद करता था। देखिए वहां पे एक राजा था जिसका नाम था, वहां एक वंश था, पहले वंश तो आपको पूछता है, वंश का नाम था बुबरो वंश, बुबरो राजवंश, ठीक ना। बुबरो राजवंश वहां का नाम था, बुबरो राजवंश, ठीक है। और इसका एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां, लुई 16वां, ऐसे लिखना लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां। देखिए इस वंश का दो राजा बहुत फेमस हुआ है, एक लुई 14वां और एक लुई 16वां। ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े राजा कहे जाते हैं फ्रांस के, ठीक है। इसका जो है ना ये बुबरो राजवंश का था। क्वेश्चन पूछता डायरेक्टली कि फ्रांस में क्रांति के समय वहां किस वंश का शासन था, तो बुबरो राजवंश का। अच्छा वहां के राजा कौन था? देखिए अब हम टोटल कहानी आपको समझाते हैं, पूरा दम पार्ट पार्ट समझाते हैं, आप लोग जरा आराम से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रांस में क्या था कि तीन प्रकार के समाज रहा करते थे, पादरी, कुलीन, साधारण। एक में सबसे ज्यादा पैसा कौड़ी वाला, थोड़ा कम पैसा कौड़ी वाला कुलीन, और साधारण में मतलब गरीब बच्चा, गरीब लोग रहते थे। जैसे किसान लोग को किस में रखा गया है? साधारण में। किसान हो गया, नॉर्मल जो मजदूर लोग होते हैं उसको साधारण में। और जो डेली काम करने वाले हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं ना, नौकरी वगैरह करने वाले, उसको कुलीन में रखा गया है। और जो बिजनेस करके पैसा ज्यादा कमाते हैं उसको पादरी में रखा गया है। अब ये जो लुई 16वां था, ये सबसे ज्यादा जान पहचान किसको से रखता था? पादरी से। क्योंकि अगर फ्रांस में कुछ चलाना है या फिर कुछ कार्य करना है तो उसके लिए सबसे पहले पादरी लोग से पैसा कौड़ी भी लिया जाता था, ठीक है। तो फ्रांस में क्या हुआ कि ये जो लुई 16वां है वो पादरी वर्ग से ज्यादा हेलमेल रहता था। और वहां के जनता के वो नियम था कि सभी जनता लोग वहां क्या देगा? टैक्स देगा। टैक्स को चुंगी कहते हैं, टैक्स समझते हैं, मतलब वहां पर कुछ पैसा सरकार को देगा। जैसे यहाँ पे सरकार के रूप में कौन है? लुई 16वां राजा है, ठीक है। तो नियम क्या था से सुनो कि पादरी वर्ग के लोग कोई पैसा नहीं देंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। कौन? पादरी वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग के लोग भी कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा छाटा जाता किससे? साधारण, साधारण वर्ग से। अब साधारण वर्ग वाले लोग जो है वो अगर दबाव डालते कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हम लोग के साथ में, खाली हम ही लोग से क्यों लेना है, तो सबसे पैसा लीजिए, खाली हम ही लोग से क्यों लिया जा रहा है, तो फिर दिक्कत होता था। क्योंकि फिर जाकर के आगे जाकर क्या कर लेता था कि लुई 16वां जो है ना, ये मतलब इसके बातों को सुनने नहीं करता था। वैसे भी इसके पास डेली कमाने खाने वाला व्यक्ति है, इतना पैसा भी नहीं, इतना हथियार भी नहीं है कि ये आगे जाकर के लड़ाई कर सके, ठीक है। अब जो है इसका पत्नी, लुई 16वां की एक पत्नी थी, नाम क्या था? सही, मेरी एंटोनेट, लेकिन उसको प्यार से लोग मैडम डेफी सिटी बोलते हैं, ठीक है, मैडम डेफी सिटी। ये बड़ा शौकीन मियाज के रहती थी, ठीक है, बड़ा शौकीन मियाज के। यानी उसका क्या नाम था ना कि अगर आपको अपना देश चलाना है, डायरेक्टली कहता था कि आपको क्या प्यारा है से बोलिए, हम या देश। लुई 16वां बेचारा धक से बोलता था कि आप ही प्यारा है, क्योंकि अगर वो उसको कह देगा कि आप प्यारा नहीं है तो फिर खानमून मिलेगा सांझ के, मार वो करेगा बिलना से। तो इसीलिए बोल दिया बेचारा कि आप प्यारा है। बोला ठीक है, काम कीजिए, हमको सामान चाहिए मेकअप के, हमको चाउमीन चाहिए, चाट चाहिए, इडली चाहिए, डोसा, तरह तरह के एकदम वेराइटी वेराइटी सामान मंगाने लगा। अब सुनो, अभी जो लुई 16वां है वो ज़्यादा पैसा कहाँ लगाना चाहिए? जनता में, विकास करने में। लेकिन वो पैसा आप कहाँ लगा रहा है? मेकअप में, मैडम डेफिसिटी में। अब पैसा तब पर भी कम रहा है, उतना में भी नहीं हो रहा है। अब सबको इंतजार, जैसे मीटिंग के टाइम दे दिया 10 बजे कि सब जनता लोग खड़ा हो जाए लाइन में, आज आ रहे हैं राजा साहेब लुई 16वां, आज सबको जनता का मीटिंग करेंगे। मैडम डेफिसिटी पर जा रहे हैं जी? हाँ जा रहे हैं। आज रुकिए ना, जा मीटिंग कैंसिल हो जी तो, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ के जाना है। तो इस प्रकार फ्रांस के बर्बादी में सबसे बड़ा काम योगदान किसका है? मैडम डेफिसिटी का।
अगर एकदम एग्जैक्ट तरीके से देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति जो कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, उसमें सबसे बड़ा योगदान था मैडम डे फिसेटी का। ठीक है, और वो जो है वो लुई सोलहमा को कभी भी कोई भी काम विकास करने में वो सहायता नहीं किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पैसा गया खत्म हो राजकोष में। राजकोष मतलब जहाँ पर राजा लोग का पैसा रखा था, राजकोष से पैसा खत्म। अब सोलहमा का मैडम डेफिसिट करा कि हमको लिए लिपस्टिक लेकर के आइए। करा हाँ तुरा लिए नहीं, भड़काओ फेविक्विक लेके आएंगे हम, फेविकोल। अब पैसे खत्म हो गया, कहाँ से मिलेगा लिपस्टिक? तो बोला हम उपाय बताते हैं। बोले बोलिए। बोले देखिए एरा में 3 वर्ग है। बोला हाँ। साधारण से पैसे छाटते हैं, हाँ। कुलीन से छाटते हैं, नहीं। पादरी से, नहीं। एक काम कीजिए, आज कुलीन से भी छाटिएगा। अब तो कुलीन वर्ग के लोग, लुई सोलहमा डर रहा है, लुई सोलहमा डर रहा है। और ये लुई सोलहमा पहले से कहता था कि मैं ही क्या हूँ, राज्य हूँ। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह किसी ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? इसमें देखिए बढ़िया से एगो भाव छुपल है। ये अपने पूरा देश को या पूरा राज्य को अपने आप को एकदम हेड मान रहा है। मैं ही राज हूँ, यानी अपने देश में कुछ भी कर सकता है ये। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लुई सोलहमा जो है, लुई सोलहमा खास करके बात करें हम लुई सोलहमा को, तो लुई सोलहमा जो है वो मैं ही राज्य हूँ का कथन दिया। वो और कथन याद रखना, ये लुई 14वां का, मेरा इच्छा ही कानून है। ठीक है, लुई 14वां कहा था कि मेरा इच्छा ही क्या है, कानून है। मेरा इच्छा ही कानून है, याद रखना, बार बार पूछेंगे हम। किसी ने कहा था कि मेरा इच्छा ही कानून है? 14वां। लेकिन 16वां क्या कहा, मैं ही राज हूँ। ये दोनों बहुत फेमस राजा हुए वहां का, खास करके बुबरू राजवंश का। ठीक है, आई दोनों बुबरू राजवंश के संबंधित था। इसके बाद कुलीन वर्ग से भी क्या करने लगे लोग, टैक्स छाटने लगे। अब कुलीन वर्ग के लोग क्या करने लगा, दंगा, कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, अगर देवो करेंगे तो एक शर्त पर देंगे कि इन लोग से भी लीजिए, पादरी वर्ग से भी लीजिए, तब देंगे, नहीं तो हमारी नहीं देंगे। अब यहाँ हुआ बैठक हुआ। एक गोल घर था जिसको टाइद कहा गया है, टाइद। हालांकि इसको शीश महल भी कहा गया है। ठीक है, शीश महल। तो आपको पूछा गया फ्रांस के संसद को क्या नाम से जाना जाता है, तो जैसे हम लोग कैसे पार्लियामेंट संसद हो जाता है, संसद हो दिल्ली में हम लोग संसद भवन है, उसी प्रकार से फ्रांस में जो संसद है वहाँ पर भवन है, उसको क्या कहते हैं, टाइड। ठीक है, वहाँ पर इस शीश महल में क्या हुआ, बैठक हुआ। राजा साहब गेल है लुई सोलहमा, आई सब कोई जाकर के इंतजार कर रहा है। अब देखो मीटिंग में किसको किसको नहीं आने दिया, पादरी वर्ग के लोग आया है, कुलीन वर्ग के भी आया है, लेकिन साधारण वर्ग के लोग आना चाहा, लेकिन उसको आने नहीं दिया गया। रास्ते पर से, दरवाजे पर से रोक लेवल गया। किसको, साधारण वर्ग के लोग को। क्रांति का एक और बहुत बड़ा कारण रह गया था। कौन सा कारण, महिलाओं को, यानी महिला लोग को भी नहीं आने दिया गया और साधारण वर्ग के लोगों को भी नहीं आने दिया गया। और इसी बात को लेकर के वहां पर एक बहुत बड़ा क्रांति होती है, और वो क्रांति का नाम है फ्रांस की क्रांति, जो कि कब हुआ, 14 जुलाई 1789। उतारिए फटाफट जरा, जल्दी कीजिए। लिखिए, लुई सोलहमा राजगद्दी पर कब बैठा था, लिखा वाला है। लुई सोलहमा जो है वो राजा बने थे 1774 में, राजा बने थे, राजगद्दी पर बैठे थे, और इसका उम्र था 20 वर्ष। ठीक है, यानी ये 20 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया था। इसका पत्नी के नाम वगैरह सब लिखा है। अगर इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, जैसे हमको लग रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फ्रांस के संसद को क्या कहा जाता है, टाइद, लिखा हुआ ना। चलिए, जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, बास्तिल का पतन कब हुआ था, बास्तिल का पतन,
बास्तिल का पतन कब हुआ था? बास्तिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। जुलाई 1789 को। सत्रह सौ नवासी। बाबू लोग अब ध्यान दीजिएगा आगे जरा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है जिसका नाम क्या है? बास्तिल का पतन। देखिए ये बास्तिल क्या होता है? बास्तिल शब्द का मतलब क्या होता है? बास्तिल का पतन। ये पतन शब्द का मतलब होता है जब कोई स्थान, ओए लड़कन, जब कोई स्थान पर क्रांति करके अगर जिस देश का वहाँ पे अधिकार है, अगर उसका अपना हटा करके और जो युद्ध करके उस जगह को जीता है, उसी स्थान को जैसे पतन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऐसा छोटा सा मार्केट है, ठीक है। अब वो मार्केट पर कोई आदमी आता है और वहाँ पर युद्ध करके और सभी वहाँ के सभी दुकानदारों को पीटने लगता है, मारने लगता है। तो सब दुकानदार लोग कहता है, बोल भाई क्या चाहिए? बोला हमको डेली आप लोग से टैक्स चाहिए। बोला क्या दीजिएगा? उसके बदले बोले कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा बोले तो लाठी मिलेगा। मतलब दादा रंगदारी टैक्स, तो जबरदस्ती इसको देना भी पड़ेगा। और इसी रूप को हम लोग कहते हैं कि पतन हो गया। पतन माने वो जगह नहीं खत्म हो जाता बल्कि उस पर किसी का अधिकार हो जाता है। तो फ्रांस में एक जगह था जिसका नाम था बास्तिल, इसका पतन हो गया, मतलब वहां पर कोई दूसरा साम्राज्य, दूसरा वंश का अधिकार हो गया। आइए कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में हुआ था, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लेना, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टेटस जनरल की जो बैठक बता रहे थे हम, उसका अंतिम बैठक कब हुआ था? स्टेटस जनरल का जो अंतिम बैठक था वो कब हुआ था? 1614 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। वो जो बैठक हम बता रहे थे ना, स्टेटस जनरल, जो टाइड था, टाइड, उसके बैठक को नाम दिया गया था स्टेटस जनरल का बैठक। इसका अंतिम बैठक हुआ था 1614 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसको लिखिएगा फटाक से। हाँ, स्टेटस जनरल के अंतिम बैठक कब हुआ था? स्टेटस जनरल का बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक 1614, 1614। अगला लिखिए, फ्रांस में संविधान कब बनकर, संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था? फ्रांस में संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था डिक्की? संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था? फ्रांस में संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था? लिखिए 1791। 1791। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में राजतंत्र कब बंद अंत कर दिया गया था? 91। फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब कर दिया गया था? फ्रांस में राजतंत्र को कब अंत कर दिया गया था? 21 सितंबर 1792। अंत, अंत खत्म, हाँ वही होता है। 21 सितंबर 1792। हो गया? 1792 हो जाएगा। 21 सितंबर 1792, ठीक है। लिखिए,
फ्रांस में आतंक का राज कब से कब तक माना जाता है? फ्रांस में आतंक राज कब से कब तक माना जाता है? फ्रांस में आतंक राज कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? आंसर लिखिए। 1793 से 1794 तक। 1794 तक। ठीक है, अब इसको यहीं तक रखते हैं।